हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक्स एज एन इंट्रोडक्शन। तो स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री से। व्हेन देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, द फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स इज गिवन बाय एडम स्मिथ। जब इकोनॉमिक्स की कोई भी डेफिनेशन नहीं मिल रही थी तो सबसे पहले इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने। एडम स्मिथ ने क्या बोला था? इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी। जो इकोनॉमिक्स है वो स्टडी है मनी की। और इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। अब बुक का नेम कैसे याद रखा जाए? हमें पता है कि जो एडम स्मिथ ने डेफिनेशन दी थी वो मनी से रिलेटेड थी, और जो बुक पब्लिश की थी वो किस चीज़ से रिलेटेड थी? वो भी मनी से रिलेटेड थी, वो भी वेल्थ से रिलेटेड थी। तो इजिली याद रह जाएगा कि एडम स्मिथ ने जो डेफिनेशन दी थी वो थी इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ मनी, और जो बुक पब्लिश की थी वो थी एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। ये बुक पब्लिश की थी इन्होंने 1776 के आसपास, और इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। अब एडम स्मिथ के बाद जो सेकंड डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की वो दी थी मार्शल ने। 1890 के आसपास इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। मार्शल के बाद जो थर्ड डेफिनेशन दी थी इकोनॉमिक्स की वो दी थी 1932 में रॉबिन्स ने बोला था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। मतलब हमारे रिसोर्सेज लिमिटेड हैं बट उनका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, ऐसा बोला था रॉबिन्स ने 1932 में। और इन्होंने भी एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। अब 1932 के बाद क्या हुआ? 1933 में एक नए इकोनॉमिस्ट आए जिन्होंने क्या किया? इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, और उनका नाम था रैगनर फ्रिश। इन्होंने क्या किया? 1933 में इन्होंने इकोनॉमिक्स को डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में। One part is microeconomics and the second is macroeconomics। अब इसे हम इजीली याद रख सकते हैं कि माइक्रो का आई हम निकाल लेंगे। आई का मतलब इंडिविजुअल और ए का मतलब एग्रीगेट। तो मतलब कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स का, फर्म्स का स्टडी करते हैं, और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम होल इकोनॉमी का एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं, उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। अब 9th और 10th की क्लास में हमने पढ़ा कि हु इज़ कंज्यूमर, हु इज़ प्रोड्यूसर और व्हाट ए सोसाइटी वांट। मतलब कंज्यूमर कौन है, प्रोड्यूसर कौन है और एक सोसाइटी क्या चाहती है। तो अब इसी से ही हम एक सिंपल सी डेफिनेशन बनाएंगे इकोनॉमिक्स की। मतलब सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कंज्यूमर कौन है। तो कंज्यूमर कौन होता है? कंज्यूमर हु कंज्यूम्स गुड्स एंड सर्विसेज। जो कंजप्शन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसे कंज्यूमर बोला जाता है। प्रोड्यूसर कौन है? हु प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज। जो प्रोडक्शन कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज की, उसे प्रोड्यूसर बोला जाता है। अब एक सोसाइटी क्या चाहती है? एक सोसाइटी चाहती है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर कैसे होगा? जब उस सोसाइटी में अच्छे हेल्थ सिस्टम होगा, मतलब अच्छा वहाँ पे हॉस्पिटल्स होंगे, अच्छे वहाँ के रोड होंगे, अच्छे वहाँ के स्कूल्स होंगे, तो एक सोसाइटी का सोशल वेलफेयर होगा। तो इन 3 कॉन्सेप्ट से हम एक इजी सी डेफिनेशन बनाएंगे इकोनॉमिक्स की, जो ओवरऑल डेफिनेशन होगी इकोनॉमिक्स की। तो आइए देखते हैं। इकोनॉमिक्स इज अ साइंस वेयर ए कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, ए प्रोड्यूसर वांट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन और ए सोसाइटी वांट्स मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। मतलब एक कंज्यूमर, एज ए कंज्यूमर मैं क्या चाहूँगा कि जितने मेरे पास पैसे हैं मैं उनसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन अचीव करूँ। मतलब एक कंज्यूमर क्या चाहता है? एक कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक कंज्यूमर चाहता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, और एक प्रोड्यूसर क्या चाहता है? व्हाट ए प्रोड्यूसर वांट? ए प्रोड्यूसर वांट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन, कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या किया जाए? प्रोडक्शन करा जाए। ऐसा एक प्रोड्यूसर चाहता है। मतलब प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम प्रोडक्शन, और ए सोसाइटी वांट्स, सोसाइटी चाहती है मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। और मैक्सिमम सोशल वेलफेयर कैसे होगा? अगर हमारी हेल्थ अच्छी होगी, हमारी एजुकेशन अच्छी होगी और हमारे हॉस्पिटल्स, रोड अच्छे होंगे, तो एक सोसाइटी का सोशल वेलफेयर होगा।
तो जो ओवरऑल डेफिनेशन बनेगी इकोनॉमिक्स की वो बनेगी, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस वेयर ए कंज्यूमर वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, ए प्रोड्यूसर वांट्स मैक्सिमम प्रोडक्शन और ए सोसाइटी वांट्स मैक्सिमम सोशल वेलफेयर। तो ये ओवरऑल डेफिनेशन बनेगी इकोनॉमिक्स की। एक बार क्विक रिवीजन करते हैं। जब इकोनॉमिक्स की कोई भी डेफिनेशन नहीं थी तो सबसे पहले डेफिनेशन दी थी एडम स्मिथ ने, इसलिए एडम स्मिथ को फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और इन्होंने एक बुक पब्लिश की थी जिसका नाम था एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। अब जो इनकी डेफिनेशन थी वो मनी से रिलेटेड थी और जो बुक थी वो भी मनी से रिलेटेड थी, वेल्थ से रिलेटेड थी। अब मार्शल ने बुक पब्लिश की थी प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स और एडम स्मिथ ने जो बुक पब्लिश की थी, रॉबिन्स ने जो बुक पब्लिश की थी वो थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। रॉबिन्स ने बोला था कि जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है, बट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं और इसको बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। मतलब एक इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम है, एक इकोनॉमी की ये प्रॉब्लम है सबसे बड़ी कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, वो हमारे रिसोर्सेज जो क्या हैं लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं और बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेज। जो रिसोर्सेज हैं हम उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज करो कि मैं एक स्टूडेंट हूँ और मेरे पास 100 रुपीज़ है। मैं शॉप पे गया और वहाँ पे जाके मुझे एक कॉपी परचेज़ करनी थी, एक पेन परचेज़ करना था, एक जेल पेन परचेज़ करना था, एक पेंसिल परचेज़ करनी थी और अपने लिए एक चॉकलेट परचेज़ करनी थी। तो क्या हुआ, जो रिसोर्सेज थे वो लिमिटेड थे, मेरे पास सिर्फ 100 रुपीज़ था। तो दैट मीन्स कि आवर रिसोर्सेज आर लिमिटेड, मतलब पैसे लिमिटेड थे, 100 रुपीज़ थे और मेरी वांट्स अनलिमिटेड थी। मतलब मैंने सोचा कि मैं कॉपी परचेज़ करूंगा, बॉल पेन परचेज़ करूंगा, जेल पेन परचेज़ करूंगा और पेंसिल परचेज़ करूंगा और उसके साथ साथ अपने लिए एक चॉकलेट परचेज़ करूंगा। मतलब रिसोर्सेज आर लिमिटेड, आवर वांट्स आर अनलिमिटेड, हमारी जो वांट्स हैं वो अनलिमिटेड हैं, बट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। हम इसका अल्टरनेटिव यूजेस कर सकते हैं, हम इसका इस तरीके से यूज़ करेंगे ताकि हम अपनी सारी वांट्स को क्या कर पाएँ, फुलफिल कर पाएँ। तो इसे बोला जाता है इकोनॉमिक प्रॉब्लम। तो रॉबिन्स ने जो बुक पब्लिश की थी वो थी नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कि who divided economics into two parts? तो Ragnar Frisch divided economics into two parts. First is microeconomics and the second is macroeconomics. और इससे जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, फर्स्ट क्वेश्चन बनता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। तो एडम स्मिथ इज़ द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। और कई बार बुक के बारे में पूछा जाता है कि एडम स्मिथ ने कौन सी बुक पब्लिश की थी, तो इन्होंने बुक पब्लिश की थी, बुक का नाम याद रखना है एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ। और मार्शल ने कौन सी बुक पब्लिश की थी, हु इज द ऑथर ऑफ प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स, तो आंसर होगा मार्शल। और हु इज द ऑथर ऑफ नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, तो आंसर होगा रॉबिन्स। इकोनॉमिक प्रॉब्लम, अब एक इकोनॉमी की क्या प्रॉब्लम्स हैं, एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम्स हैं कि हमारे जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं और हमारी वांट्स अनलिमिटेड है और जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका हम अल्टरनेटिव यूज़ कर सकते हैं, उनका हम बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, मेरे पास 100 रुपीज़ हैं, तो मैं एक शॉप में गया, मुझे एक कॉपी चाहिए थी, एक पेंसिल थी चाहिए थी, एक पेन और एक चॉकलेट। और मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड है। मेरे पास कितने 100 रुपये थे, मैं एक स्टूडेंट हूँ और मैंने 100 रुपये से एक कॉपी लेनी है, एक पेंसिल और एक पेन और एक चॉकलेट। तो मतलब जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, हमारी वांट्स अनलिमिटेड हैं, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, बट जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं हम उनका बेटर यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। मतलब बट दे हैव अल्टरनेटिव यूजेस। तो ये है एक इकोनॉमी की प्रॉब्लम। अब देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी की, एक इकोनॉमी में कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होती हैं। तो स्टार्ट करते हैं प्रोडक्शन से। प्रोडक्शन, किसी भी चीज़ की प्रोडक्शन करने के लिए हमें जरूरत पड़ती है लैंड, लेबर, कैपिटल और फोर्थ एंटरप्रेन्योर। और उससे हम क्या कर सकते हैं, एक इकोनॉमी में प्रोडक्शन कर सकते हैं। सेकंड कंजप्शन,
कंजप्शन होता है हमारा जिसमें हम कंज्यूम करते हैं, द कंजप्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसमें हम कंज्यूम करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज को। इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इट इज़ द एक्ट ऑफ पुटिंग मनी इन बैंक असेट्स दैट हेल्प टू इंक्रीज मनी, मतलब अपनी मनी को बैंक में डिपॉजिट करना या कुछ ऐसी मशीनरी परचेज करना जिससे जो हेल्पफुल हो हमारी मनी को इंक्रीज करने के लिए, उसे बोला जाता है इन्वेस्टमेंट। अब फैक्टर प्राइसिंग में आता है हमारा लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड के बदले में अगर हमने बिजनेस करने के लिए लैंड कहीं लिया है तो हमें उसके बदले में रेंट देना पड़ेगा। सेकंड, अगर हमने लेबर को प्रोडक्शन एक्टिविटी में लगाया है तो लेबर को हमें क्या देने पड़ेंगे? वेजेस देने पड़ेंगे। और अगर मैंने बिजनेस करने के लिए कैपिटल मतलब पैसा बैंक से उधार लिया है तो उसके बदले में मुझे इंटरेस्ट देना पड़ेगा। ये है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी। और उसके बाद अब देखते हैं डिफरेंस बिटवीन माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है ये हमारी CBSE क्लास +1 में है और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी क्लास +2 में है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में इसको इजीली वे में कैसे याद रखना है? माइक्रो MICRO, यहाँ से हमने I निकाल लेना है। I का मतलब इंडिविजुअल। अब इंडिविजुअल से हमने याद रखना है कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। एक बार दोबारा, जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसमें हम इंडिविजुअल यूनिट्स की स्टडी करते हैं, उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। और मैक्रो इकोनॉमिक्स जिसमें हम क्या करते हैं, यहाँ हमने A निकाल लेना है। A का मतलब एग्रीगेट, मतलब हम इसमें एग्रीगेट लेवल पे स्टडी करते हैं, एक होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं, उसे बोला जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो स्टार्ट करते हैं डिफरेंस। द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन इंडिविजुअल लेवल इज नोन एज माइक्रो इकोनॉमिक्स और द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम ऑन एग्रीगेट लेवल इज नोन एज मैक्रो इकोनॉमिक्स। मतलब जब स्टडी की जाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की इंडिविजुअल लेवल पे उसे माइक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है, और जब स्टडी की जाती है इकोनॉमिक प्रॉब्लम की एग्रीगेट लेवल पे उसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोला जाता है। अब जो सेकंड पॉइंट आएगा वो आएगा कि इसमें हम स्टडी करते हैं कंज्यूमर की, प्रोड्यूसर की। इसमें हम जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसमें हम स्मॉल यूनिट्स की स्टडी करते हैं। हम इसमें एक कंज्यूमर के बिहेवियर के बारे में देखेंगे, एक प्रोड्यूसर के बिहेवियर के बारे में देखेंगे। जब कंज्यूमर मार्केट में जाएगा कुछ भी परचेज करने के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज की कंजप्शन करने के लिए, तो कंज्यूमर क्या चाहता है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, और एक प्रोड्यूसर चाहता है मैक्सिमम प्रोडक्शन। तो हम बिहेवियर देखेंगे कंज्यूमर और प्रोड्यूसर का माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करेंगे GDP और बैलेंस ऑफ पेमेंट की। GDP मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब इसको थोड़ा सा GDP को देखते हैं कि GDP क्या होता है। सपोज करो ये हमारे भारत का, ये हमारा भारत है, तो क्या है कि हमारे इंडिया की कंट्री के अंदर जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन होगी, मतलब टोटल मनी वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ बाउंड्री लाइन ऑफ ए कंट्री इन अ फाइनेंशियल ईयर, मतलब एक बाउंड्री के अंडर जितने भी मनी वैल्यू होगी गुड्स एंड सर्विसेज की फाइनेंशियल ईयर की, जो हमारा स्टार्ट होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, तो उसे बोला जाएगा GDP। और इसमें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की और बैलेंस ऑफ पेमेंट की। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स वो होता है जिसमें ट्रांजैक्शन की जाती है इकोनॉमिक। पॉइंट आएगा कि इसमें माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम स्टडी करते हैं प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, मतलब एक कमोडिटी का प्राइस, जैसे प्राइस ऑफ चौक, और इसमें हम स्टडी करते हैं जनरल प्राइस लेवल, मतलब सारी गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस डिस्कस करेंगे हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में। जो एग्जाम्पल आएंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स के वो आएगा इंडिविजुअल फर्म, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स में एग्जाम्पल आएंगे वो आएंगे हमारी नेशनल इनकम, गवर्नमेंट बजट, मनी एंड बैंकिंग। तो ये था कंप्लीट हमारा इकोनॉमिक्स एज एन इंट्रोडक्शन।